अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे जरा जो दोबारा से कोरोना वायरस कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है और उसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि पीडीएम के जो जलसे चल रहे हैं, यानी जो अपोजिशन 11 पार्टी साथ मिलकर जो है वो गवर्नमेंट की बैंड बजाने के लिए निकली हुई है, उनसे कहा जा रहा है कि वो जलसे ना करें क्योंकि कोविड-19 बहुत फैल रहा है और जी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आज तो असद उमर साहब ने एक लंबी लिस्ट लगाई थी कि जी इतनी परसेंट बढ़ गया है और इतना परसेंट बढ़ गया है। तो उसके लिए भी हम यही कहेंगे कि जी जिस वक़्त आप खुद जलसे कर रहे थे उस वक़्त क्या हो रहा था? वैसे तो बिल्कुल मैं तो खुद कहती हूँ ये जलसे जुलूस इस तरह से नहीं होने चाहिए जिससे अगर किसी किस्म के वायरस के फैलने का स्प्रेड होने का डर हो तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक़्त गवर्नमेंट खुद कर रही थी जल से, उस वक़्त क्या हो रहा था जिस वक़्त ये जो गन्नाथपुर साहब वो जो शहद वाले नहीं शहद की बोतलें लेके फिरते वो ब्लैक लेबल की बॉटल में, तो उन वो जब कर रहे थे बातें तब क्या हो रहा था, तब वो जलसा क्यों नहीं रोका गया? और जब मुराद सईद साहब बोल रहे थे तब क्या हो रहा था? तो बिल्कुल यही बात मैं अब पूछती हूँ कि अगर आप अपोज़िशन के जलसे रोकने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें रोकना चाहिए था। उसके बाद अभी 1 दिन पहले ही खादिम हुसैन रिज़वी साहब जो है उनका इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है, तो उनके जो जनाज़ा था, उसमें जिस कदर बेशुमार लोग भरे हुए थे, तो आपने उसको क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं, सिर्फ़ 10 लोग ही शरीक हो सकते हैं, सिर्फ़ खानदान के लोग ही जाएँ और जनाज़ा पढ़ लें? क्योंकि उस वक़्त तो आपने ये कहा नहीं और उसके बाद आपने टीवी चैनल्स को भी मना कर दिया कि वो लाइव कवरेज ना दें ताकि लोग देख ना सकें कितना रश लगा हुआ है और इस कदर बेशुमार लोग मौजूद हैं। लाखों की तादाद में बल्कि शायद करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग थे कि दूर-दूर तक कहीं पे किसी और की कहीं पे खाली जगह नज़र नहीं आ रही थी कि लोग खड़े हो सकें। उस चीज़ को तो आपने रोका नहीं कि जी ये ना हो ताकि जो है वो कोरोना वायरस का हमें ना हो प्रॉब्लम और हम ये संभाल सकें और ये कर सकें, वो कर सकें, जो गवर्नमेंट अक्सर बात करती है। तो उस सब टाइम में जब ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तब आपका जो है एसओपी कहाँ गया था? वहाँ पे तो कोई मुझे मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आ रहा था। वैसे एक चीज़ है, खादिम हुसैन रिज़वी का जनाज़ा देखकर एक बात तो कन्फर्म हो गई और वो ये कि वो अपने ही जैसे लोग करोड़ों की तादाद में छोड़कर गए हैं, जो बात-बात पे गालियाँ देंगे, जो बात-बात पे किसी और फ़ेथ का होने के ऊपर मार देने की धमकियाँ ना सिर्फ़ देंगे बल्कि मार भी देंगे। और यही देखकर मुझे अब लगता है कि जो एक थोड़ा-सा हमें ख़्याल था कि शायद हम कभी सेक्युलरिज़्म की तरफ जा सकें, तो पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान एक बेइंतहा इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट कंट्री बन चुका है, बन नहीं रहा, बन चुका है। और उसका साफ-साफ सबूत ये है कि खादिम हुसैन रिज़वी के जनाज़े में जिस तरह से लोग थे और जो आपने कुछ ट्विटर पे कुछ लोगों ने पिक्चर्स शेयर की हैं, सलमान तासीर साहब के जनाज़े की, जिसमें बहुत थोड़े लोग थे। क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जो जाना चाह रहा था उसको कहा जा रहा था कि जी मार देंगे, ये कर देंगे, तो उनके यहाँ बहुत थोड़े लोग थे। और ये खादिम हुसैन रिज़वी जो सारी ज़िंदगी लोगों को गालियाँ देता रहा और पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा और किसी और मज़हब का, किसी और फ़ेथ का होने के ऊपर लोगों को बुरा-भला कहता रहा, मार देने तक की बातें करता रहा। उसके लिए बहुत लोग निकल कर आए। इसका मतलब है कि वो उसके हम-ख़याल हैं तभी तो बाहर निकले। अब हम चलते हैं जी हाफ़िज़ सईद की तरफ। हाफ़िज़ सईद को फाइनली पाकिस्तान की कोर्ट जो है उन्होंने 10 या साढ़े 10 साल की सज़ा सुना दी। अच्छा जी, वो हुई है उनको उसको टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। टेरर फाइनेंसिंग हमसे बार-बार इंडियन टीवी पे पूछा जा रहा है कि जी वो फाइनेंस उसको कहाँ से मिला? तो आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूँ कि जिनको ये समझ नहीं आ रही कि हाफ़िज़ सईद को ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो बराए मेहरबानी जाकर यूट्यूब के ऊपर खादिम हुसैन रिज़वी का जनाज़ा देख लें। उनको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग किस माइंडसेट के हैं
वो मजहब के नाम पे, जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे जिस तरीके से पैसे लुटाते हैं, जिस तरीके से औरतें जिसे कहते हैं अपने जेवर तक उतार के दे देती हैं, लोग हर तरह से जो है अपना घर बार बेच के सब कुछ करके वो फंड इन लोगों को देते हैं, हाफिज सईद जैसे लोगों को, और उनका ख्याल होता है कि ये कोई इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये कोई मजहब के लिए कोई काम कर रहे हैं, ये कोई जिहाद कर रहे हैं, जो जबरदस्ती का जिहाद ये कहते हैं वो कर रहे हैं, या शायद ये कश्मीरियों की मदद करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं जिसको वो जाके और टेरर फंडिंग में डाल देते हैं और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि लोगों को ना तो पहले समझ आई थी ये बात और ना ही आज समझ आएगी, और अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी जितने उनके लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, वो मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। वरना होना तो ये चाहिए कि ये मजहबी सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो अपने आप को बहुत इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, चाहे वो ये हाफिज सईद हो, या इसी तरह के और बहुत से ये जो था खादिम हुसैन रिजवी टाइप के, इनको सबसे पहले अपने आप को एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जी सादा जिंदगी गुजारो, असल जिंदगी तो मरने के बाद ही है, इस दुनिया में तो कुछ रखा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सादा खाओ सादा रहो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें से हर कोई एक से एक बड़ी गाड़ियों में घूमता है, हर कोई बेहतरीन लिबास पहनता है, हर एक के करोड़ों के जो है वो घर हैं, बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, बेशुमार गाड़ियां हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना हो, जो भी आके हमारे यहाँ मजहब का चूरन बेचता है, वो सबसे पहले उसको आप चेक करें, आपको पता चलेगा कि वो खुद कितना अमीर है, उसके पास कितने ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं, बैंक में पैसे हैं, और लोग आकर और उनको देते हैं। हमारे तो जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की भी पिक्चर्स बहुत वायरल हुई हुई हैं, जिसमें वो कहीं पे अपना जो है वो लोगों को भाषण दे रहे हैं या क्या मजहबी कुछ सुना रहे हैं, और लोग उनके हाथ में 5-5 हजार की गड्डियां रख के जा रहे हैं, और उसके बदले में वो उनके सर पे हाथ रख के कह रहे हैं बेटा शाबाश लगे रहो लगे रहो। तो ये तो हमारा हाल है। और फिर हम बात करते हैं नहीं जी, हम तो अपनी माइनॉरिटीज के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, हम तो बस इंसान देखते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, अहमदी है, शिया है, सुन्नी है। खैर ये बातें, ये नौटंकियां तो हम करते आ रहे हैं, और अगर हमारे यही यही हरकतें रही तो हम आखिर तक करते रहेंगे, दुनिया खत्म होने हो जाएगी लेकिन हमारी हरकतें खत्म नहीं होंगी। दूसरी तरफ आते हैं जी, हमारा जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इंडियन मीडिया के, वो क्या बात करते हैं, भाई आप लोगों को ये तो नजर आ जाता है कि हमारे मिनिस्टर ने क्या कहा, फवाद चौधरी ने पुलवामा का नाम ले लिया, हमारे एक और पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो कह दिया कि जी टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। सबसे पहले तो आप वेदर चेक करें कि किस वेदर की बात हो रही है, और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फोन उन्होंने बजर पे करके और अपनी ट्राउजर की जेब में रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनको ये लगा। खैर एनीवे, लेकिन उसके बाद जब वो दूसरी स्टेटमेंट देते हैं ना, वो जो जब वो मुकदमे वाली स्टेटमेंट देते हैं ना, हमने जैसा बोला नहीं, हम तो कुछ और कह रहे थे, हम तो ब्लू नहीं हम तो येलो बता रहे थे, हम तो येलो नहीं हम तो ग्रीन बता रहे थे, वो आप लोग सुनते नहीं है। अब वो शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपके शोज कहीं जाके रुकने का नाम ही नहीं लेते। भाई जिस वक्त हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो अगर वो अपनी स्टेटमेंट देने के बाद और जब वो अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हैं ना, और या उससे मुकर जाते हैं, कुछ और बोलते हैं और यू टर्न मारते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जबान में है कि हर इंसान को एक दफा जिंदगी में यू टर्न जरूर मारना चाहिए। तो जब हम यू टर्न मारते हैं तो प्लीज आप वो वीडियो भी तो देखा करें ना, उसके ऊपर भी तो शो किया करें और बोला करें हाँ जी हाँ फवाद चौधरी साहब ने यू टर्न मार लिया। तो वो आप सुनते नहीं है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो बता रहे थे अयाज सादिक साहब के, वो टांगे कांप रही थी और पसीने आ रहे थे और ये हो रहा था वो हो रहा था, तो उन्होंने भी यू टर्न मार लिया है। तो प्लीज जरा चेक करके ना फिर अपने डिबेट्स रखा करें ना, आप लोग हमें भी फंसा देते हैं और ऊपर से लाइव करते हैं यार, एडिट भी नहीं हो सकता, और फिर हंसी भी आती है मुझे।
आपको पता है लास्ट टाइम भी आपकी एक पार्लियामेंटेरियन थी कि पता नहीं कौन थी बीजेपी से, वो मुझे कह रही थी आप हंस क्यों रही हैं। अब मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, जिस तरह के रिप्लाईज आ रहे होते हैं दोनों साइड से, मैं एक तरफ का नहीं कहूंगी, ये नहीं कहूंगी सिर्फ हमारी तरफ के लोग अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे होते हैं, इंडियन साइड की जो पैनल होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, वो भी अजीब गरीब बातें कर रहे होते हैं, तो जाहिर है मैं उस पर हंसू नहीं तो क्या करूं। वैसे भी आपको पता ही है कि वो हंसने से अच्छा होता है, वो लाफिंग थेरेपी और ये वो ना, तो वो तो करना ही चाहिए। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ, और जी पीडीएम के जलसे जो हैं वो धड़ाधड़ चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को पसीने आ रहे हैं। नहीं, टांगे तो नहीं कांप रही, मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि उनकी टांगे कांप रही हैं, लेकिन हाँ उनको पसीने जरूर आ रहे हैं। तो वो अब लगता ही यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक ना तो सीधे यहाँ से कटो। तो अब मगर दिसंबर तक जो उनको लेकर आए ना उनके अब्बू, अब पता नहीं अब्बू उनको जाने को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वैसे तो उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी 2023 का इलेक्शन भी इमरान खान साहब ने जीत जाना है। तो बस अगर 2023 का इलेक्शन भी इमरान खान साहब ने जीत जाना है तो भारत को चाहिए कि वो आराम से बैठे, उसको हमारे खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो इमरान खान ही काफी है ना। तो वो हमें जो हाल हमारा करेंगे तो उसके बाद उससे ज्यादा तो भारत भी नहीं कर सकता जो उन्होंने हमारा असर करना है। तो नहीं, ये कुछ गलत हो गया ना, फिर लोग कहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात नहीं करी मैंने, मतलब इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे। अभी अभी आपने देखा था ना, मैंने ट्विटर पे लगाया था कि उन्होंने कहा था कि एक दिन जो है वो फैसलाबाद को मैनचेस्टर बना देंगे और मैनचेस्टर को कहीं फैसलाबाद ना बना दें। मुझे ये डर है, क्योंकि इनके लोग भी हर वक्त यूके जाते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि यूके मैनचेस्टर बन जाए। इधर पान की पीक फेंक दी, उधर सिगरेट फेंक दिया, उधर चिप्स खा के तली फेंक दी। मेरे ख्याल है वो उस तरह का कुछ आइडिया पेश कर रहे होंगे। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा जो है एलओसी के ऊपर भी बहुत हंगामा हो रहा है, और अजीब सी एक रोज के हिसाब से एक टेंशन बनी हुई है। और इमरान खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम वालों से कहें कि भाई आराम से बैठ जाओ, देखो तो भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, भारत हमारे पीछे पड़ा है, तो तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है। लेकिन ये हमने हमेशा देखा है, और ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। अगर आप यूट्यूब पर उनकी वीडियो सर्च करें तो वो एक जगह कह रहे थे कि जी जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो हिलने लगती है और लगता है जाने वाली है, तो उसी वक्त एलओसी के ऊपर वायलेशन शुरू हो जाता है। तो खान साहब अब आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जो है वो जरा हिलने जुलने लगी है, तो आपने जो है वो फौरन ही एक्टिविटीज शुरू कर दी है भारत के खिलाफ। और भारत ने जो है उसको आपके खिलाफ, तो वो अटेंशन डाइवर्ट आप करने की बिल्कुल कोशिश करें, आपको करना चाहिए, आपका हक है। आपको 25-26 साल लगे हैं ये प्राइम मिनिस्टर की सीट तक आते आते, तो जाहिर अब 26 महीनों में लोग कह रहे हैं कि उतरो और निकलो इधर से, तो वो तो सही नहीं है ना। हमारे लोग भी ना बस किसी को बर्दाश्त नहीं करते, अरे भाई बैठ रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई डिसीजन थोड़ी वो ले सकते हैं कि गवर्नमेंट बना के ऐसा थोड़ी होता है कि वो हमारी मुल्क के लिए कोई डिसीजन ले सके, कोई चीज को अप डाउन कर सके। वो तो बेचारे बस बैठे रहते हैं, उनको एक जहाँ से कॉल आ जाती है कि बाजी अब तुमने उधर विजिट पे जाना है, अब तुमने उधर जाना है, उसके बाद वो वही वो करते हैं, और उससे ज्यादा की तो उनकी वैल्यू नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं, और अब तो सारी दुनिया भी जान गई है। तो थोड़ा गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल है, मैं वीडियो ठीक नहीं बना रही हूँ, मैं दूसरी बनाऊंगी। अच्छा, लेकिन आप लोग ना जाने से पहले ना ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम ना जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि ये सारी वीडियो ही गड़बड़ हो गई है ना, मेरे से ठीक बनी नहीं रही है। मैं कुछ और कहना चाह रही थी और मैंने गलत कह दिया है। लेकिन ये कि आप लोग जो है ना वो इसका गलत मतलब ना उठाइएगा, और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। लेकिन आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, पड़ोसी हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, साइड में रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, उन सबके पास जाइए और उन सबसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।